जय हिंद दोस्तों, मैथ अड्डा 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 6 त्रिभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि मैथ अड्डा 16 के चैनल को आप सभी बच्चों को सब्सक्राइब कर लेना है, शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना है ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। बच्चों, आज हम पहले क्या करेंगे, त्रिभुज की पूरी डिटेल समझेंगे, उसकी पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद में हम प्रमेय और उदाहरण और क्वेश्चन करेंगे। तो आज आपको सारा बेसिक पढ़ाया जाएगा कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के, दो कोणों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का अंतर कोणों का योग कितना होता है, वो सब पढ़ेंगे। त्रिभुज के सर्वांग समरूप त्रिभुजों के बारे में पढ़ेंगे। सारी डिटेल पढ़ने के बाद ही हम क्या करेंगे, प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। तो सभी को बोर्ड की तरफ अच्छे से ध्यान रखना है। आपको इतनी डिटेल में कोई नहीं बताएगा जो आज आपको बताई जाएगी मैथ अड्डा 16 पे। तो चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज ट्रायंगल, त्रिभुज क्या होता है ये हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो देखो, त्रिभुज इसकी परिभाषाएं पढ़ते हैं हम। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिभाषा के द्वारा ही हम समझेंगे कि त्रिभुज होता क्या। तो देखिए क्या होता है, हम पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या, तीन भुजाओं से बनी बंद, तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन भुजाओं से मिली बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? त्रिभुज। इसी का एक और हम समझना चाहिए, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, बहुभुज भी बोल सकते हैं। कि बहुभुज, जो बहुभुज होता है वो भी कम से कम कितने आकृति से मिलकर बना होता है, कितनी भुजाओं से मिलकर, आकृति नहीं सॉरी, कितनी भुजाओं से मिलकर बना होता है? तीन भुजाओं से तो बहुभुज होता है वो कम से कम कितनी भुजाओं से मिलकर बनता है? कम से कम तीन भुजा, अधिकतम कितनी भी भुजा हो सकती हैं। तो ये देखिए क्या समझे हम त्रिभुज के बारे में। तीन भुजाओं से बनी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। जैसे देखिए, एक भुजा, दो भुजा और ये होगी तीसरी भुजा। तो क्या त्रिभुज बन गया क्या? तो मेरा कहने का अर्थ हुआ कि तीन भुजाओं से मिली बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है। अब इस त्रिभुज में आप ध्यान से देखिए, ये वाले इसके क्या है? शीर्ष है। क्या है? शीर्ष। और ये वाले इसके क्या है? कोण। क्या है? कोण। तो त्रिभुज के अंदर कितने शीर्ष और कितने कोण होते हैं बच्चों? तो देखिए यहां पे त्रिभुज में तीन शीर्ष, कितने शीर्ष? तीन शीर्ष और तीन कोण बनते हैं। कोण को बच्चों बोलते हैं एंगल। क्या बोलते हैं? एंगल। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या बोलेंगे? एंगल बोलेंगे। तो क्या होता है कि त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? त्रिभुज में तीन शीर्ष और तीन कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं? तीन शीर्ष और तीन कोण। तो ये बात भी आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे अब त्रिभुज के बारे में। जो बेसिक थी थोड़ी जानकारी वो हमने पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। किसके आधार पर पढ़ेंगे? भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। देखिए तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 लगा के पढ़ लेते हैं। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं बच्चों? तो याद रखना 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। कितने प्रकार होते हैं?
भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं वो पढ़ेंगे पहले। पहला होता है विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। कौन सा होता है? विषम बाहु त्रिभुज। अब पहले विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। तेरे त्रिभुज पढ़े हमने 3 प्रकार के होते हैं, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। एक बार आप यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं उस वाले त्रिभुज को मिटाता हूं। ठीक है, तो देखिए अब पहले इस त्रिभुज की क्या करेंगे? परिभाषा पढ़ेंगे, उसके बाद में त्रिभुज बना के देखेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? विषम बाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान लंबाई की होती है, क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। समझिए, वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं, मतलब वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान होती है, असमान लंबाई की होती है, वो क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता, मतलब विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए विषम बाहु त्रिभुज कैसे होता है। जैसे ये वाला देखिए, तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा आपको समान दिखाई नहीं दे रही है। क्या दिखाई दे रही है? क्या न तो कोई भुजा इसकी समान है। जैसे देखो, अगर मैं ऐसे समझाना चाहूं आपको एक उदाहरण के द्वारा, तो देखिए मान के चलते ये वाली 5 सेंटीमीटर है, ये वाली 3 सेंटीमीटर है और ये वाली 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी भुजा इसकी समान दिखाई दे रही है कि नहीं? ये 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। जब भी आपको ऐसा त्रिभुज दिया जाए जिसकी कोई भुजा समान न हो, तो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक और कंडीशन होती है, न इसका कोई भी, अभी वो तो आगे पढ़ लेते हैं कोणों के बारे में, कोणों के बारे में तो त्रिभुज होता है उसके आगे पढ़ेंगे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब इसके बाद में दूसरा त्रिभुज कौन सा होता है? तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाते, फिर अगला पढ़ते हैं दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा त्रिभुज कौन सा हमारा, इसी पॉइंट में तो वो देखिए दूसरा त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, द्वि का मतलब दो, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो, जिसकी दो भुजाएं समान होती है, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है वो क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो देखिए जैसे परिभाषा लिखते हैं, वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान व एक भुजा असमान होती है, उसे समद्विबाहु, कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो दूसरा त्रिभुज कौन सा हो गया हमारा? समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी पहले हमने पढ़ा विषम बाहु जिसकी कोई भुजा समान नहीं होती है, उसके बाद हमने अभी पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान होती है। जैसे देखिए
ये वाला देखिए, मैंने एक छोटा सा त्रिभुज बनाया है। आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि इसकी ये दोनों भुजाएं क्या है, समान है, और तीसरी भुजा असमान है। आपको देखो लंबाई में भी कितनी छोटी दिखाई दे रही है। ये मतलब लगभग होगी, जैसे मान लेते हैं ये वाली होगी 3 सेंटीमीटर, ये वाली भी 3 सेंटीमीटर, तो ये कितनी रहेगी, 2 सेंटीमीटर। ये दोनों क्या रहेंगे, 3-3 सेंटीमीटर रहेंगी, तो ये रहेगी 2 सेंटीमीटर। इसका अर्थ हुआ कि इसकी दो भुजाएं फिक्स है, वो क्या रहेंगी, बराबर ही रहेंगी। बाकी तीसरी भुजा क्या होती है, असमान होती है। तो क्या ये भी अच्छे से समझ में आया होगा आपको। उसके बाद में कौन सा त्रिभुज आता है हमारा, तीसरा त्रिभुज आता है हमारा समबाहु। कौन सा, समबाहु त्रिभुज हमारा आता है तीसरा, समबाहु त्रिभुज। कौन सा आता है, समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब समान, भावों में होता भुजा क्या होती है, सम का मतलब तो हम बोलेंगे समान होता है, और बाहु का मतलब भुजा, जिसकी सभी भुजाएं समान होती है। कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो ये देखिए लिखते हैं, मैं इस त्रिभुज को, इसको तो इधर ही लिख देता हूं, इसकी परिभाषा कोई दिक्कत नहीं। वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती है, वह त्रिभुज समबाहु, वह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कौन सा कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जैसे देखिए ये वाला देखिए, ये थोड़ा सा छोटी बड़ी दिखाई दे रही होगी आपको, इसको सही से बना लेते हैं। अब देखिए, अब आपको लगभग जहां ये फिर थोड़ा छोटा त्रिभुज बना है, थोड़ा सा और बड़ा बनाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखिए इसकी तीनों भुजाएं क्या समान है, ए बी सी। याद रखना, अगर ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी रहेगी, 3 सेंटीमीटर। मतलब इसकी टोटल भुजाएं क्या रहेंगी, समान रहेंगी, इसमें कोई भी भुजा असमान नहीं रहेंगी। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हमने कितने भुजाओं के आधार पर पढ़े कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार होते हैं, आप अच्छे से समझ में आएगा। 3 प्रकार के होते हैं, विषमबाहु त्रिभुज, दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा समबाहु त्रिभुज। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, तो यहां तक इसे छोड़ दीजिए। फिर हम पढ़ते हैं कोणों के आधार पे। तो अब देखिए बच्चों, चलो अब हम क्या पढ़ते हैं, कोणों के आधार पर पढ़ेंगे त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो वो देखिए, पहले पूरी डिटेल पढ़ाएंगे आपको, एक को एक जानकारी आपको दी जाएगी। देखिए अब पढ़ेंगे हम कोणों के आधार पे, कोणों के आधार, कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर पढ़ेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों याद रखना, ये भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के ही होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, कोणों के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। इसमें पहला आता है कौन सा, न्यून कोण। अब न्यून कोण कौन से होते हैं, सबसे पहले ये जानकारी चाहिए हमें। अब न्यून कोण कौन से होते हैं, तो सबसे पहले वो भी तो जानकारी चाहिए। तो हम पढ़ेंगे वह त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से अधिक, किसे, 0 डिग्री से अधिक, लेकिन
लेकिन 90 डिग्री से कम हो तो वह त्रिभुज जिसका कोण 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है? ऐसे थोड़ी थोड़ी सी परिभाषा को लिखना चाहिए। तो वह त्रिभुज जिसका कोण, नहीं इस तरह से नहीं, थोड़ी सी इसको थोड़ी लिखेंगे। न्यून कोण कौन था? जिसका मान न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक, 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम। 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम जिस कोण का मान होता है वो कौन सा कोण कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। जिस कोण का मान, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो यहां पे, जिस कोण का मान, जिस कोण का मान 0 डिग्री से अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम होता है क्या कहलाता है? न्यून कोण कहलाता है। अब हमने क्या पढ़ा था कि कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो न्यून कोण वाला त्रिभुज कौन सा? न्यून कोण। तो देखिए कौन सा होता है, जैसे ये वाला है, देख लीजिए, ठीक है। न्यून कोण के आधार पे ये वाला ए बी सी, सभी के सभी बच्चों से कौन से कोण है? न्यून कोण है। कौन से कोण है? न्यून कोण है। कौन से कोण बन रहे हैं? सभी के सभी न्यून कोण बन रहे हैं, मतलब 90 डिग्री से कम। जिस भी त्रिभुज का कोण 0 डिग्री से तो अधिक लेकिन 90 डिग्री से कम होता है वो त्रिभुज न्यून कोणों में शामिल होता है। किसमें होता है? न्यून कोण में। तो आपको ये अच्छे समझ आया कि न्यून कोण वाले त्रिभुज कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। उसमें पहला त्रिभुज होता है कौन सा? कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला आता है न्यून कोण, उसके बाद में दूसरा आता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज कौन सा आता है? समकोण। समकोण का मतलब होता है बच्चों 90 डिग्री। क्या होता है? 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। वह त्रिभुज जिसमें एक कोण उसका क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। जैसे देखिए आप, ये वाला मैं त्रिभुज बना देता हूं, ये, ठीक है, ए बी सी। समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होता है बच्चों? 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? एक कोण इसमें 90 डिग्री का, बाकी दोनों कोण क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। क्या होते हैं? न्यून कोण। ये वाला कोण इसमें फिक्स है कि इसे समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी ये जो दो कोण बचे ये हमेशा क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं बच्चों। क्या होते हैं? न्यून कोण होते हैं। तो इसमें भी आपको समझ में आया कि समकोण त्रिभुज, त्रिभुज तो 3 ही प्रकार के होते हैं, एक तो न्यून कोण होता है, एक समकोण होता है और एक तीसरा है। तो अभी आपको यह समझ में आया कि समकोण त्रिभुज क्या होते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब कोणों के आधार पर दूसरा त्रिभुज हो गया। अब कोणों के आधार पर हमारा तीसरा त्रिभुज है, उसको पढ़ने से पहले आप यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मैं मिटाता हूं। तो देखिए अब हमारा तीसरा त्रिभुज है वो कौन है? किसके आधार पर है? अधिक कोणों के आधार पे। न्यून कोण हो गया, समकोण हो गया। दूसरा कौन सा हमारा? तीसरा होता है हमारा अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज मतलब जिसका कोण क्या होता है? 90 डिग्री से अधिक होता है, वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? 90 डिग्री से तो होता है अधिक इसका बच्चों मान, लेकिन 180 डिग्री से कम। ये कंडीशन भी आपको याद रखना है ताकि आपको कोई पूछे कि बताओ अधिक कोण वाला त्रिभुज कौन सा होता है, उसका मान कहां से कहां तक होता है। तो उसका मान 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, वो क्या कहता है? अधिक कोण। जैसे देखिए ये वाला कौन सा त्रिभुज बन रहा है? अधिक कोण वाला त्रिभुज बन रहा है। ये बच्चों कौन सा है? अधिक कोण। इसका फिक्स है, इसका एक कोण कितने डिग्री का होता है? लगभग 90 डिग्री से अधिक होता है, चाहे वो 91 डिग्री ही हो। क्या होगा? 90 डिग्री से अधिक।
बाकी जो ये दो कोण होते हैं ये होते हैं न्यून कोण। कौन से होते हैं? न्यून कोण। तो क्या होते हैं न्यून कोण? तो ये भी आपको समझ में आया कि अधिक कोण वाला त्रिभुज क्या होता है? जिसका मान 90 डिग्री से अधिक लेकिन 180 डिग्री से कम होता है, वो त्रिभुज कौन से त्रिभुजों में शामिल होता है? अधिक कोण त्रिभुज में शामिल होता है। तो ये वाला हमारा त्रिभुज ऐसे बनेगा, अधिक कोण वाला। और आप बनाना चाहो तो या फिर जैसे कई और भी त्रिभुज बन सकते हैं। ये वाला ऐसे भी, ये किस में शामिल होता है? अधिक कोण में। बाकी ये दो कोण किस में होते हैं? न्यून कोण में होते हैं। तो ये वाला हमारा देखो त्रिभुजों के, हम कोणों के आधार पर त्रिभुज पढ़ लिया। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। न्यून कोण त्रिभुज, कौन सा? समकोण त्रिभुज, और तीसरा कोण हो गया हमारा अधिक कोण त्रिभुज। तो आपको ये तीनों त्रिभुज, आपको 6 त्रिभुज पढ़ लिए हमने। एक तो किसके आधार पे? भुजाओं के आधार पे। एक पढ़े हमने किस पे? कोणों के आधार पे। अब हम क्या पढ़ेंगे कि त्रिभुज होता है तो उसका कोणों का योग कितना होता है, बाह्य कोणों का योग कितना होता है, उनका अधिकतम कोण कितना हो सकता है, न्यूनतम कोण कितना हो सकता है, ये सभी पढ़ेंगे। तो अभी देखो, जहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं। देखिए आगे पूरी डिटेल में पढ़ाएंगे आपको। आज हमारी पर्सनल इस त्रिभुज पे ही होगी, सिर्फ इस त्रिभुज का बेसिक पढ़ेंगे पूरा। हम जितना भी टोटल है, जैसे एक त्रिभुज बना लेते हैं हम यहां, ये वाला, ठीक है। ये इसमें 3 कोण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि त्रिभुज के कोणों का योग, टोटल जो त्रिभुज होता है उसके कोणों का योग कितना होता है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज के अंतःकोणों का योग। क्या लिखा मैंने लिखा है त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बताइए। तो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग बच्चों कितना होता है? तो याद रखना, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये 180 डिग्री मैंने ऐसे क्यों बताया है? तो इसका मतलब 180 डिग्री देखो, जैसे मानो ये वाला कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री। अब ये जरूरी नहीं है कि इनका कोण कितने का है, लेकिन याद रखना चाहिए। आप समझिए, मान लीजिए कोण 90 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। और ये वाला 55 डिग्री का है। तो 90 और 55 कितना हो गया? 145 हो गया क्या? 145 डिग्री हो गया। बाकी कितना बच गया हमारा? कितना बचा? 35 डिग्री। तो ये वाला कितना डिग्री हो सकता है? 35 डिग्री। कोण शायद समान हो या ना हो, अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इनको तीनों को जोड़ेंगे, मतलब तीनों का योग करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? 180 डिग्री आएगा। एक भी अधिक और कम नहीं होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समझे क्या? समझ में आया होगा? तो हाँ, तो बस क्लास का मजा लेते रहिए, देखते रहिए। अब आगे देखते हैं, उसके बाद में होता है त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों? ये तो त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब आप कहोगे ये से कैसे सर? अंदर के कोणों का 180 डिग्री होता है और बाह्य कोण एक 360 डिग्री कैसे होता है? तो देखिए आप खुद ही खुद समझ जाएंगे। देखो मैं इस रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, थोड़ा सा आगे देखिए, ठीक है। और इस वाले को भी मैं थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। अब बच्चों इसमें क्या होता है कि यहां पे जो त्रिभुज के कोण बने, इसके बाह्य कोण ये वाले हैं क्या? ये वाले तो बन रहे बाह्य कोण, ये वाले बन रहे कि नहीं बन रहे? ये वाले बन रहे। अब देखो एक और बात आपको समझाता हूं मैं। ये वाली होती है सरल रेखा। क्या होती है? सरल रेखा होती है, जिसमें कितने डिग्री का कोण बनता है? सरल रेखा में बच्चों 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री। कितने डिग्री का बनता है सरल रेखा पे? ये भी समझ लीजिए आप। सरल रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है। इसका मतलब आप ध्यान से देखिए, ये वाली सरल रेखा है क्या?
ध्यान से देखिए, सरल रेखा है ये वाली सरल रेखा, और सरल रेखा पे कोण कितने डिग्री का बनता है? 180 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का। तो सरल रेखा पे बनने वाले कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये 35 डिग्री है, तो इधर वाला कोण कितने डिग्री का बनेगा? क्योंकि इससे 180 होता है। इन दोनों कोणों का योग मैं 1 और 2 दे देता हूं, इसको 3 और 4, इसको दे देता हूं 5 और 6। आपको दिखाई दे रहा है कोण 1 और 2, याद रख कोण 1 और कोण 2 दोनों का मान बच्चों कितना है? 180 डिग्री। मतलब क्यों? एक सरल रेखा में बने हुए कोण है। अगर ये अंदर वाला एक 35 डिग्री है, तो बाहर वाला कोण कितना हो जाएगा? इस 35 को उधर भेज दो, तो 180 माइनस 35 कितना हो जाएगा? बैठाइए, 50 गए 50, 150 में से 150 मतलब 145 डिग्री। कितना आ गया? ये बाहर वाला 145 डिग्री आ गया। कितना आ गया बच्चों? 145 डिग्री। ठीक है। अब इधर वाला देखिए, ये वाला कितना है? यहां से कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना होता है? सरल रेखा पे बना वही 180 डिग्री होता है। अब हमारे पास कोण कोण 3 का मान है 90 प्लस कोण 4 का हमारे पास नहीं है, ये हो गया 180, उधर भेजिए। कोण 4 बराबर 180 माइनस 90, तो कोण 4 का मान कितना आ गया? 90। इसका मतलब ये भी कितना है? 90 डिग्री का हो गया। अब देखते जाइए होता कैसे है, आप अभी समझ जाओगे कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का मतलब योग 360 ही क्यों होता है। देखिए अब आगे वाला ये देखिए, कोण 5 और कोण कौन सा है? 6। कोण 5 प्लस कोण 6 बराबर 180। कोण 5 आपके पास कितना है? 55 डिग्री, और कोण 6 आपको निकालना है, तो कोण 6 बराबर 180 माइनस 55, तो ये हो गया 30। 50 गए 180 में से 130, 130 से 5 गया तो कितना हो गया? 135। कितना हो गया? सॉरी 125, क्योंकि यहां से 50 गए तो 130, तो कितना हो गया? 125। ये हो गया 125 डिग्री। तो ये वाला कितना आ गया? 125 डिग्री। ठीक है, आ गया क्या? अब आप देखिए कोण बाह्य कोण बन रहा है 4, 2 और 6, ये बाह्य कोण है हमारे। तो याद रखिए कोण 2 प्लस कोण 4 प्लस कोण 6 बराबर देखना आप 360 होता है। मैंने क्या कहा था? बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है, मैंने ये बोला अभी, और इसको प्रूव करेंगे हम कैसे होता है। तो यहां से देखिए कोण 2 का मान कितना हमारे पास? 145 डिग्री। कोण 4 का मान 90 डिग्री। कोण कौन सा है? ये 6 है। ये 6 है बच्चों, कौन सा? 6। ये रहा 6, कितना है? 125 डिग्री। प्रूव करते हैं हम। यहां से 145, 125 और 90, 5 से 5 10 की शून्य असल के 9 और 1 10, 10 है 2 2 2 4 6, ये होगा 3। तो देखो कितना आएगा इनका योग? 360 डिग्री, और ये 360 डिग्री। देखो हमने प्रूफ कर दिया क्या? क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का, त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री। तो आपको अच्छे से समझ में आया क्या कि आपको कहीं पूछ लेगा कि बताइए बच्चों कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है, तो आप बोलोगे कि त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, अंतः कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो ये वाली बात होगी। अब इसी प्रश्न जो 6 की हमारे त्रिभुज, इसमें और हम क्या क्या पढ़ेंगे उसके बारे में, ये तो त्रिभुज की डिटेल होगी कि त्रिभुज कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, त्रिभुज में बाह्य कोण। अभी हमने एक चीज और पढ़ी है। क्या पढ़ा है? एक चीज आप देखिए, एक चीज और मैंने आपको बोला था कि त्रिभुज का न्यूनतम कोण कितना हो सकता है, अधिकतम कोण कितना हो सकता है। न्यूनतम कोण चाहे तो हम कितना कर सकते हैं और कितना हो सकता है, तो वो देखिए आप। हाँ, तो यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। तो अब देखिए आप, अब हम बढ़ते हैं कि त्रिभुज के एक डिटेल और पढ़ते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। जैसे त्रिभुज की सर्वांग सतह होते हैं, त्रिभुज समरूप त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज, ये और पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए अब होता त्रिभुज का न्यूनतम व अधिकतम कोण। ठीक है,
ये वाली बात पढ़ेंगे हम कि त्रिभुज का न्यूनतम कोण अधिकतम कोण कितना होता है। ये हम एक ही त्रिभुज के माध्यम से पढ़ेंगे जिसका नाम है समबाहु त्रिभुज। इसी के माध्यम से हम पता लगाएंगे कि त्रिभुज का अंतः कोण और बाह्य कोण कितना होता है। तो ये वाला देखिए, एकदम समान भुजा वाला है, ए बी सी, नाम है इसका समबाहु। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। क्या नाम है? समबाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज की एक कंडीशन होती है बच्चों, इसकी प्रत्येक भुजा और प्रत्येक कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब इसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान। प्रत्येक कोण भी क्या होता है? समान, अर्थात प्रत्येक कोण इसका 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि त्रिभुज का न्यूनतम कोण कितने डिग्री का होता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज का न्यूनतम कोण कितना होता है? तो त्रिभुज का न्यूनतम कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। करने में तो हम कितने डिग्री का भी कर सकते हैं, लेकिन फिक्स होता है ये एक कंडीशन फिक्स होती है कि त्रिभुज का जो न्यूनतम कोण है ना वो लगभग 60 डिग्री का ही होता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। अब उसके बाद में हम जैसे, मैं यहां देता हूं एक रेखी युग्म बनाता हूं, आगे देखो, अभी मैंने सरल रेखा बनाई थी, कितनी सरल रेखा। तो अब देखिए त्रिभुज का अधिकतम कोण कितने डिग्री का हो सकता है। तो ये देखिए ध्यान से, ये 60 डिग्री का, तो बाहर वाला कितना हो गया? 120 डिग्री का। क्या हो गया? 120 डिग्री का। तो आप त्रिभुज का अधिकतम कोण कितने डिग्री का हो सकता है? 120 डिग्री का हो सकता है। कितने डिग्री का हो सकता है? 120 डिग्री का। त्रिभुज का न्यूनतम कोण कितने डिग्री का हो सकता है? 60 डिग्री का। और अधिकतम कोण कितने डिग्री का हो सकता है? 120 डिग्री का। अब आप होगी सर कभी तो 135 हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन ये कंडीशन फिक्स होती है। बाकी कोण कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कंडीशन आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में तो आपका उत्तर ये रहेगा कि न्यूनतम कोण 60 डिग्री का हो सकता है और अधिकतम कोण कितने डिग्री का हो सकता है? 130 डिग्री का। ठीक है, जो मैंने आपको त्रिभुज के माध्यम से सिखाया है तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर पढ़ते हैं हम त्रिभुज पढ़ेंगे, समरूप त्रिभुज और सर्वांग त्रिभुज। तो चलो बच्चों, अब हम त्रिभुज की दो कंडीशन पढ़ेंगे, उसके बाद में त्रिभुज का खेल खत्म। ठीक है, तो देखिए अब हम पढ़ेंगे एक तो समरूप, एक सर्वांग त्रिभुज क्या होते हैं। पहला कौन सा पढ़ेंगे? समरूप। समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे। देखिए सम का मतलब समान, रूप, रूप का मतलब होता है जैसे चेहरा, क्या होता है? शकल, हूबहू वैसा रूप। सम का मतलब तो ये नहीं कि समान समान रूप का दिखाई देना चाहिए, ये नहीं वो पूरा भुजाई समान हो, सारा त्रिभुज ही समान, नहीं। सम का मतलब समान दिखाई देना चाहिए, रूप, उसका रूप समान दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? रूप समान। जैसे देखिए मैं एक त्रिभुज ले लेता हूं, ये वाला, ठीक है। एक त्रिभुज ले लेता हूं मैं, ये वाला, और एक त्रिभुज में ले लेता हूं, यहां से ले लेता हूं ये वाला, ठीक है। अब आप एक बात देखिए इस त्रिभुजों की, ए बी सी डी ई एफ पी क्यू आर, ठीक है। अब आप एक कंडीशन देख रहे होंगे, इनका सभी का रूप एक जैसा ही है। क्या है? एक रूप जैसे ही, मतलब सभी एक ही रूप के हैं। क्या? देखिए समान रूप के दिखाई दे रहे, लेकिन आपको एक चीज और दिखाई दे रही है कंडीशन इसमें, भुजाएं बराबर नहीं है, इनकी आकृति क्या नहीं है? बराबर नहीं है। क्या नहीं है? बराबर नहीं है। याद रखना समरूप त्रिभुज क्या होते हैं? जिनका रूप, मतलब जिनका, क्या मैंने पढ़ा है? रूप। रूप तो क्या होता है उनका? समान दिखाई देगा आपको। क्या दिखाई देगा? समान रूप के होने चाहिए। पहली बात कंडीशन होगी
कि समरूप त्रिभुज की पहली कंडीशन होती है कि वो समान रूप के होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान रूप के दिखाई देने चाहिए। क्या होने चाहिए? समान रूप के होने चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन है कि आपको त्रिभुज क्या होने चाहिए? ये सभी के सभी समरूप त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं आपको, क्योंकि इनका रूप एक जैसा ही है। भुजाएं, हमें भुजाओं से मतलब नहीं है, समान है कि नहीं है उनसे मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब क्या हुआ? इसकी जो क्या है रूप, वो होना चाहिए समान होना चाहिए। जैसे देखिए, मैं एक और बना के दिखाता हूं आपको। ये देखिए, मैंने वर्त बनाया है। जैसे इसकी त्रिज्या मैंने मानी 3 सेंटीमीटर, इस वाले वर्त की त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर, और इस वाले वर्त की त्रिज्या है 1 सेंटीमीटर। ठीक है कि नहीं है? अब आप देखिए, ये तीनों वर्त है, इनका रूप तो एक जैसा ही है। क्या है? रूप एक जैसा होता है। इनका रूप क्या है? एक जैसा होता है। मतलब होता क्या है, इनका रूप कैसा? एक जैसा ही है। लेकिन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये तो 3 सेंटीमीटर का वर्त है, ये 2 सेंटीमीटर का, और ये क्या होता है? 1 सेंटीमीटर का। मतलब सीधी सी बात यह है कि समरूप त्रिभुज की पहली कंडीशन होती है उनका रूप एक समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रूप एक समान की आकृति, एक रूप की आकृति क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। ये कंडीशन समझे, एक रूप की आकृतियां क्या कहलाती है? समरूप आकृतियां कहलाती है। अब इसमें कंडीशन इसकी अलग अलग होती है। जैसे मान लो मैंने ये दे दी, आप देख रहे होंगे, इसको मैंने 3 सेंटीमीटर दिया, ये 2 सेंटीमीटर, ये मैंने दे दिया 4 सेंटीमीटर, और ये वाली 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली मैंने दे दी 6 सेंटीमीटर, ये वाली मैंने दे दी 8 सेंटीमीटर, और ये वाली मैंने दे दी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वाली मैंने दे दी कितने? मान लो मैंने ये दे दी 1 सेंटीमीटर, नहीं, ये वाला रहने देते, दो त्रिभुजों में लेते। अब देखिए, अब इसकी कंडीशन पढ़ेंगे होती क्या क्या। तो देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि समरूप आकृतियां क्या होती है? जिनका रूप समान होता है। आकृतियां की चाहे भले ही वो छोटी बड़ी हो, लेकिन उसका रूप क्या होना चाहिए? समान होते हैं, समरूप आकृतियां कहलाती है। क्या कहलाते हैं? समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। अब समरूप त्रिभुज की और कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम पढ़ेंगे। ये कंडीशन में समरूप त्रिभुज समाप्त नहीं होता है, इसकी और भी कंडीशन है, वो देखिए हम क्या है। अब इसका पहला क्या कंडीशन है वो देखिए, क्या होता है? भुजाओं, नहीं, संगत संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। क्या होता है? संगत भुजाओं का मान क्या होता है? बराबर होता है। जैसे संगत भुजाएं कौन सी होती हैं? ये वाली, ये होगी, इसकी ये वाली भुजा, ये होगी, ये वाली, ये होगी। तो ये संगत भुजा होगी। संगत भुजाओं का मतलब क्या होता है? संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। जैसे आप देखिए, ये वाली AB, AB के संगत भुजा कौन सी है? ये वाली। देखिए ये कौन सी है? DF। ठीक है, हो गई। उसके बाद BC, कौन सी है? BC, ये वाली। इस BC के संगत भुजा कौन सी है? ये वाली, DE। ठीक है, उसके बाद में AC, ये AC भुजा है, इसके संगत कौन सी है? EF। अब आप देखिए, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। जैसे देखिए, ये वाली AB कितनी हमारी? 3, DF कितनी है? 6, BC कितनी हमारी? 5, DE कितनी हमारी? 10, और यहां से AC कितनी है? 4, और EF कितनी है? 8। तो देखिए यहां से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो आप देख रहे हैं कि 1/2, 1/2, 1/2, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर है क्या? देखिए, इन त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या हुई? इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन हमारी क्या है? संगत कोण बराबर होते हैं। सॉरी,
एक बार फिर से देखिए, संगत भुजाओं से बने कोण बराबर होते हैं। संगत भुजाओं से बने कोण मतलब इस भुजा से कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला, और इस भुजा से कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला। तो ये संगत कोण हो गया, मतलब ये वाला कोण, कोण बी बराबर होगा, ये बी कोण बराबर होगा कोण बी के। ठीक है, इस भुजा से देखिए इधर वाली ये है, तो कोण सी बराबर होगा कोण ई के, संगत होगी। ये वाली भुजा थी, इसके जस्ट सामने वाला कोण ये वाला होता है, तो इसका मतलब कोण ए बराबर होगा कोण एफ के। इसका मतलब क्या हुआ कि जो त्रिभुज समरूप तो होते हैं, समरूप की पहली कंडीशन की भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। दूसरी बात ये होती है कि भुजाओं के उनकी संगत भुजाओं से बने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो कंडीशन होगी। ये कंडीशन में क्या करनी पड़ती है, जब त्रिभुज को सर्वांग या समरूप सिद्ध करते हैं तो इन दोनों कंडीशनों को क्या करते हैं, बराबर करते हैं, तभी त्रिभुज दो क्या होते हैं, दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। अब समरूप त्रिभुज होते हैं तो उनका जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, तो बच्चों याद रखना, समरूप त्रिभुज का चिन्ह ऐसे होता है। कैसा होता है समरूप त्रिभुज का, मैं ऊपर लिख देता हूं, समरूप, मैं लिखता हूं समरूप त्रिभुज का जो चिन्ह होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि समरूप त्रिभुज क्या होता है। पहले मतलब समरूप त्रिभुज होता है जिसका क्या होता है, आप करते हैं मतलब समान रूप की होती है, क्या होती है, समान रूप की। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उनका रूप समान होना चाहिए। मतलब अगर आप लिखना चाहो तो तीसरी कंडीशन में आप लिख सकते हो कि त्रिभुज का रूप समान हो लेकिन अमाप, क्या बोलते हैं, अमाप, अमाप समान न हो। अमाप चाहे समान न हो, अमाप चाहे समान ना हो। अमाप का मतलब है उसकी माप, मतलब भुजाओं का जो माप है वो बराबर हो या न हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसका क्या होना चाहिए, रूप समान होना चाहिए। तीसरी कंडीशन होगी, मतलब मैंने तो ये तो पहले ही बता दिया आपको पहली कंडीशन में कि उनका रूप समान होना चाहिए, भले उनकी जो भुजाएं हैं वो क्या नहीं होनी चाहिए, बराबर नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या होगी, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है संगत भुजाओं से बने कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या होती है कि उनका रूप समान होना चाहिए, भले उनके आमाप, आमाप का मतलब होता है उनका माप, मतलब उनकी भुजाओं की जो माप होती है वो बराबर नहीं हो, उससे कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन उसका अनुपात और उनके बने कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बस ये कंडीशन क्या करती है, समरूप त्रिभुज की कंडीशन करती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया बिल्कुल अच्छे से। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पढ़ते हैं सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे सर्वांग सम त्रिभुज क्या होते हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। अब जो पढ़ना शुरू किया तो त्रिभुज की पूरी ही जानकारी लेंगे, ताकि आपको फिर इधर उधर और क्लासें देखने की आवश्यकता है, उधर उधर भागने की नहीं, आपको यूट्यूब पे एक ही क्लास में पूरा त्रिभुज का डिटेल मिल जाए। ठीक है, ये वाले आप पढ़ेंगे सर्वांग सम त्रिभुज, सर्वांग सम त्रिभुज। सर्वांग सम, सर्वांग सम मतलब जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो। रूप तो समान होना ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उनका रूप समान होना चाहिए, साथ में उनकी भुजाएं भी क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे देखिए अब आप दिखाई दे रहा होगा कि दोनों त्रिभुज माप ऐसे लग रहा है लगभग, देखो डायग्राम में थोड़ा छोटा बड़ा सब ऐसे बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपको लगे ऐसे लग रहे हैं जैसे दोनों त्रिभुज बराबरी है। मतलब ये ए बी सी डी ई एफ, इसमें क्या कंडीशन होती है सर्वांग सम में,
कि त्रिभुज रूप के तो समान होने चाहिए, उनकी भुजाओं और कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, बराबर। समरूप ने भी पढ़ा कि उनकी भुजाओं का अनुपात तो बराबर होना चाहिए, लेकिन कोण भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि भुजाएं भी बराबर होती है, उनका कोण भी क्या होता है, बराबर होते हैं। जैसे एक और आकृति लेके देखते हैं। एक तो ये वाला मैंने ले लिया वर्त, और एक ये वाला ले लिया। जैसे इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर और इसकी भी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर। अब आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों त्रिभुजों का रूप समान है और इनकी जो आकृति है वो भी क्या है, बराबर है। त्रिज्या 3-3 सेंटीमीटर है। इसका मतलब ये कौन से त्रिभुज, कौन से वर्त है, सॉरी कौन से वर्त है, सर्वांग वर्त। और सर्वांग सम का निशान चिन्ह ऐसे लगता है बच्चों, ये दोनों त्रिभुज आकृति अगर समान है, सर्वांग सम त्रिभुज का निशान ऐसा लगता है, ये निशान लगता है। अब देखो इसकी पहली कंडीशन क्या है, क्या कंडीशन है, संगत भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है। संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। दूसरी कंडीशन, संगत भुजाओं से बने कोण बराबर होते हैं। जैसे देखिए कैसे, ये भुजा इसके संगत है क्या, ये वाली भुजा इसके संगत है क्या, और ये वाली भुजा इसके संगत है क्या। तो यहां देखिए, मतलब यहां से हमें लिखेंगे, तो लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बी भुजा किसके बराबर है, डीएफ के। अभी तो मैंने पीछे तो समरूप में तो भुजाओं का अनुपात देखा था, या भुजा ही क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। याद देखें, बीसी बराबर किसके, डीई के, बीसी बराबर डीई के। यहां से एसी बराबर किसके होनी चाहिए, ईएफ के। ये कंडीशन होगी। दूसरे, इसके संगत भुजाओं से बने कोण, ये वाले कोण बी बराबर होता है कोण डी के, इस वाले कोण के। कोण ए बराबर होता है कोण एफ के, ये संगत कोण है, तो ये हो गया कोण ए बराबर होता है कोण एफ के। कोण सी बराबर है कोण ई के, तो कोण सी बराबर होता है कोण ई के। ये कंडीशन होगी। ये सर्वांग त्रिभुज की कंडीशन होती है कि संगत भुजाएं बराबर होती हैं और संगत भुजाओं से बने कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। साथ में इनका रूप भी समान होना चाहिए। ये नहीं है कि आप रूप समान ही नहीं है और ऐसे आपने कर दिया। अब एक कंडीशन होती है लास्ट में, दोनों त्रिभुजों को मिला के, समरूप और सर्वांग त्रिभुज को मिला के क्या कंडीशन हो सकती है कि क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकते हैं, लेकिन क्या, लेकिन समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते। ये कंडीशन और होती है लास्ट में। अगर आपको जितनी डिटेल मैंने अभी पढ़ाई है, ये आपकी क्या कंडीशन है, आपकी जो पहली प्रश्न है 10.6.1 पूरी हो गई है। अब बस ये डिटेल उसमें कि सर्वांग सम होते हैं, समरूप त्रिभुज कौन से होते हैं, क्या क्या उसकी कंडीशन होती है, यही कंडीशन उसमें पढ़ते हैं। तो सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो सकते हैं, लेकिन समरूप त्रिभुज क्या नहीं हो सकते, सर्वांग सम नहीं होते। ये हमारी त्रिभुज की सारी डिटेल हो गई है। बाकी और जो पढ़ेंगे हम वो अलग से है, वो जो हम पर्सनली शुरू करेंगे, प्रमेय शुरू करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। एक और कंडीशन आपको जाते जाते मैं बता देता हूं, यहां तक स्क्रीनशॉट लीजिए, बता देता हूं वो भी मैं, शायद वो भी आपके काम आएगी प्रमेय नंबर 1 में। जो प्रमेय नंबर 1 चलेगी ना हमारी प्रश्नावली, किसमें, 6.1 में। 6.1 के बाद 6.2 की प्रमेय है वो। तो ये होती है समांतर भुजा। कौन सी होती है, समांतर रेखाएं। मैंने एक त्रिभुज बनाया यहां से इस तरह, ठीक है। एक और त्रिभुज मैंने बनाया इस तरह, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ,
कि दो समांतर रेखाओं के, कौन सी, दो समांतर रेखाओं के एक ही आधार, दो समांतर रेखाओं के एक ही आधार से बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, बराबर। दो समांतर रेखाओं के एक ही आधार, बाकी और डिटेल हम आगे पढ़ लेंगे। दो समांतर रेखाओं के एक ही आधार पर बने कोणों का क्षेत्रफल बराबर होता है। बस ये कंडीशन आपको याद रखनी है थोड़ी सी, बाकी इसी कंडीशन को हम आगे पढ़ेंगे, उसके आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि यहां बता दिए, जब पढ़ने पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से पढ़ लेंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लास करने में आनंद आया होगा आपको, तो आपने दोस्तों तक भी आपको शेयर करना है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम इस प्रश्नावली की 10.1 पढ़ेंगे, 6.1 पढ़ेंगे, उसके बाद में 6.2 के बाद में आएगी परिमेय, तो 6.2 शुरू करेंगे तभी परिमेय आएंगे। तो आज के हम इतना ही पढ़ेंगे। तो सभी को मैथ अड्डा की तरफ से धन्यवाद।